अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद ख़ान एक बार फिर आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडियोज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, 10th और 12th क्लास के ऑल वीडियोज़ जितना भी आपका सिलेबस है वो सभी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा 10th या 12th में आपके दोस्त हों, आपके रिलेटिव हों, तो आप उनको भी चैनल का लिंक सेंड कर सकते हैं। अब हम क्लास 11th का जो निसाब है, जो सिलेबस है, उसको कंप्लीट करने की जानिब हम चल रहे हैं। बारी बारी इंशाल्लाह आपको तमाम ही सबक पढ़ाए जाएंगे और क्लासेस कंटिन्यू रखी जाएगी। उम्मीद करता हूँ जिस तरह पहले वीडियोस बहुत शानदार तरीके से आपको मिले हैं, ऐसे ही आपको आगे भी वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ऐसी मैं कोशिश में हमेशा रहूँगा। प्यारे बच्चों, अगर कोई आप में से नया है, ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई स्टूडेंट जो नए पहली बार इस चैनल पर आया है, तो बेहतर है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसको वीडियो अगर पसंद आए अगर आपको, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप दोस्तों में शेयर कर दें तो बहुत अच्छी बात है। आज हम आपका पहला सबक शुरू करने जा रहे हैं सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की, जो कि एक दास्तान का बागो बहार का हिस्सा है। इस दास्तान को लिखने वाले यानी इसका तर्जुमा करने वाले मीर अमन थे और कुछ ख़ास बातें इससे पहले वाले वीडियो, दास्तान वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। इस सबक को पढ़ने से पहले सबक के मुसन्निफ़ के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम सबक के एक एक लफ्ज़ हर्फ बा हर्फ उसे समझने की और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। सबक लिखा है दोस्तों मीर अमन ने। तो चूँकि इम्तिहान में सवाल रहता है, ये सवाल भी आता है कि मंदरजा झेल किसी शुअरा में से या मंदरजा झेल किसी अदीब में से क्या करें, एक की हालात ज़िंदगी मुख्तसर तौर पर बयान करें। 4-5 नंबर का सवाल आता है, इसलिए आपको ये चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। आइए पहले मीर अमन के बारे में हम जानते हैं। मीर अमन दहलवी के रहने वाले थे, यानी दहली के। जब दहली के हालात ख़राब होने लगे तो बहुत से अदीबों और शायरों ने दिल्ली छोड़ दी और तलाश माश के लिए शहरों का रुख किया। मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के रहने वाले थे। लेकिन जब हालात ख़राब हो गए, अब हालात ख़राब होने से बहुत सी बातें हैं। उस वक्त अंग्रेज़ों ने मुल्क में हुकूमत कायम कर ली थी और बहुत सारे मज़ालिम लोगों पर ढाने लगे थे, शोषण करने लगे थे लोगों का। तो दिल्ली के हालात उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थे और भी बहुत सी वजूहात थी। इस वजह से बहुत से अदीबों ने, अदीब कहते हैं दोस्तों साहित्यकारों को, अदीब यानी साहित्यकार, लेखक, और शायरों ने दिल्ली छोड़ दी और तलाश माश, माश कहते हैं दोस्तों पैसा, रोज़ी रोटी, माश कहते हैं पैसा यानी रोज़ी रोटी को, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए शहरों का रुख किया, यानी शहरों की तरफ पलायन किया। मीर अमन ने भी दिल्ली छोड़ दी। कोलकाता, जिसे कलकत्ता कहा जाता था, अब कोलकाता कहा जाता है, कोलकाता पहुँचे और फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम हो गए। मुलाजिम कहते हैं नौकर। फोर्ट विलियम कॉलेज में आपने नौकरी शुरू कर दी। फोर्ट विलियम कॉलेज का अलग से पूरा टॉपिक है, वो आपको अलग से बताएंगे। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, कलकत्ता में इसको वाक़ किया गया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद सिर्फ ये था कि जो अंग्रेज़ बाहर से हिंदुस्तान में आए हैं उन्हें हिंदुस्तानी कल्चर से, हिंदुस्तानी संस्कृति से, हिंदुस्तानी तहज़ीब से रोशनास कराना, यहाँ की ज़बान से रोशनास कराना उनका मकसद था। बहरहाल वो अलग टॉपिक है। यहाँ उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के उर्दू के उस्ताद डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर अंग्रेज़ी तलबा को उर्दू सिखाने के लिए किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा बागो बहार के नाम से किया। किसकी फरमाइश पर? याद रखिएगा, किसकी फरमाइश पर? जॉन गिलक्रिस्ट, जो कि उर्दू के उस्ताद थे। कहाँ थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में थे। क्या किया? किस्सा चहार दरवेश, ये एक फ़ारसी की दास्तान है। कौन सी दास्तान है? फ़ारसी की दास्तान है जिसका नाम है किस्सा चारूम दरवेश, नाम पूरा तो किस्सा चारूम दरवेश। और बागो बहार के नाम से इसका क्या किया? उर्दू ज़बान में क्या किया? ट्रांसलेशन किया, यानी तर्जुमा किया। ये तर्जुमा 1802 में मुकम्मल हुआ, लेकिन 1804 में शाया हुआ, यानी प्रकाशित हुआ। कंप्लीट कब हुआ? 1802 में। प्रकाशित कब हुआ? 1804 में।
उसी साल मीर अमन ने गंज खूबी के नामी दास्तान भी लिखी थी। उसी साल मीर अमन ने लिखा है कि बागो बहार की ज़बान वही है जो दिल्ली के बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत और हिंदू मुस्लिम बोलते हैं। मीर अमन से पहले मीर अता हुसैन खान तोहसीन भी नौतरजा मिर्सा के नाम से उसका तर्जुमा कर चुके हैं। उससे नहीं है, उसका तर्जुमा कर चुके थे। पहले भी इसका तर्जुमा हो चुका था, लेकिन मीर अमन ने दोबारा इसका तर्जुमा किया बागो बहार के नाम से। इसमें दिल्ली की लोकल ज़बान, कौन सी ज़बान? दिल्ली के लोगों की लोकल ज़बान, आम ज़बान को वहाँ से इस्तेमाल किया गया था। बहुत सादा ज़बान में इसका तर्जुमा किया गया था ताकि पढ़ने वाले आसानी से इस ज़बान को सीख सकें और समझ सकें। बागो बहार में 5 किस्से हैं। कितने किस्से हैं? 5 किस्से हैं। कंफ्यूज मत होना। किस्सा चहारुम दरवेश, किताब का नाम क्या है? चहारुम दरवेश। चहारुम यानी 4, दरवेश यानी फ़कीर। 4 फ़कीरों की दास्तान, 4 फ़कीरों की कहानी है। तो किस्से 5 क्यों? इसलिए क्योंकि 4 दरवेश के किस्से और 5वां ख्वाजा सग परस्त का, 5वां ख्वाजा सग परस्त का किस्सा था। बादशाह आज़ाद बख्त का किस्सा दरअसल ख्वाजा सग परस्त का ही किस्सा है। दास्तान की खासियत यही होती है कि इसमें किस्से में एक कहानी में और छोटी कहानियाँ, कहानी में और कहानी, आगे से आगे किस्से, घटनाक्रम आगे से आगे चलता रहता है। यही दास्तान कहलाती है। बागो बहार में हर किस्म की फ़ौकुल फितरी अनासिर मौजूद हैं। देव, परी, जादूगर और अजीबुल खलकत जानवर। बागो बहार में हर किस्म के, हर प्रकार के फ़ौकुल फितरी कहते हैं काल्पनिक अनासिर बना है उनसर से। उनसर का मतलब होता है तत्व, अनासिर उसकी जमा है, अनासिर ने तत्व। कौन से तत्व मौजूद हैं? काल्पनिक तत्व इसमें मौजूद हैं। देव, परी, जादूगर और अजीबुल खलकत जानवर। अजीबुल खलकत यानी ऐसे जानवर जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, यानी उड़ने वाले घोड़े, तैरने वाली गाय। ये काल्पनिक चीज़ें, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कहानी को एक अच्छा ढंग देने के लिए, कहानी को दिलचस्प और रोचक बनाने के लिए इस तरह के किरदारों को, इस तरह की चीज़ों को, काल्पनिकता को उसमें ऐड किया जाता था दास्तानों के टाइम में। उसमें उस ज़माने की तहजीब और माशरत की अक्कासी भी की गई है। अक्कासी कहता है नकल निकालने को। तहजीब, सभ्यता, माशरत यानी समाज, सामाजिक और सांस्कृतिक सभ्यताओं का क्या किया है? नकल की है। मीर अमन की ज़बान सादा, सलीस और बामुहावरा है। सादा, सलीस यानी आम फहम, आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी उनकी ज़बान है। फ़ारसी और अरबी अल्फाज के साथ साथ हिंदी अल्फाज भी नगीने की तरह जड़े हुए हैं। अरबी फ़ारसी के अल्फाज तो हैं ही, साथ में हिंदी के भी बहुत सारे अल्फाजों को इसमें शामिल किया गया है। काफ़ियाबंदी और कहावतों के इस्तेमाल ने ज़बान को मज़ीद पुरलुत्फ़ बना दिया है। काफ़ियाबंदी यानी लाइन जहाँ पर ख़त्म होती है दूसरी लाइन भी उसी से मिलते जुलते सिमिलर वर्ड्स पे जाकर ख़त्म होती है। काफ़िया वाला टॉपिक आपको दोस्तों गज़ल जब पढ़ाई होगी बच्चों तो आपको पढ़ाया होगा। गज़ल में रदीफ़ क्या होती है, काफ़िया क्या होता है ना, मतला किसे कहते हैं, मख्ता किसे कहते हैं, ये गज़ल में आपने पढ़ी होगी। तो काफ़ियाबंदी और कहावतों का इस्तेमाल क्या करता है? पढ़ने वाले को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। बागो बहार में अखलाकी रंग भी है और हुस्न इश्क की रंगीनियाँ भी है। अखलाकी रंग यानी अच्छे अखलाक, अच्छे तौर तरीके, अच्छा व्यवहार और हुस्न इश्क की बहुत सारी बातें इसमें मौजूद है। इसमें अच्छी दास्तानों की सारी खूबियाँ पाई जाती हैं, लेकिन ये गालिबन किसी मजमे में दास्तान के तौर पर सुनाई नहीं गई। देखिए पुराने ज़माने में जब कल्चर यही हुआ करता था, तौर तरीका यही हुआ करता था, जब सिनेमा नहीं हुआ करते थे, जब थिएटर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो लोगों का एक प्रचलन था, एक चलन था, मजमा लगता था, महफिल लगती थी, राजाओं के दरबारों में महफिलें लगा करती थी और दास्तानें सुनाई जाया करती थी। तो बागो बहार एक बहुत खूबसूरत दास्तान है। बस ख़ास बात क्या है, दास्तानें बहुत तवील हुआ करती है, बहुत बड़ी हुआ करती है। दास्तान बागो बहार की खासियत ये बहुत बड़ी दास्तान नहीं है, छोटी ही दास्तान है, छोटा ही किस्सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा किस्सा नहीं है। दास्तानों की खासियत होती है दास्तानें बहुत ज़्यादा बड़ी हुआ करती है। इसलिए बागो बहार जो दास्तान है उससे कभी पढ़ा नहीं गया, महफिलों में मजमों में से पढ़ा नहीं गया, क्योंकि इसका मकसद क्या था? इसका मकसद तो ये था क्योंकि ये जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई थी और मकसद ये था कि ये दास्तान पढ़कर अंग्रेज़ लोग उर्दू ज़बान को सीख सकें। मकसद सिर्फ इसका इतना ही था।
ठीक है बच्चों, ये था मीर अमन का मुख्तसर तारुफ और इस चैप्टर का जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों हमारा पहला चैप्टर, सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की। बहुत खूबसूरत दास्तान है, सुनने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए सुनाते हैं आपको आज की दास्तान का एक पहला हिस्सा। ऐ शाहो बादशाह का अब माजरा सुनो, ऐ शाहो बादशाह का अब माजरा सुनो, जो कुछ मैंने देखा है और है सुना सुनो। कहता हूँ मैं फ़कीरों की खिदमत में सर बसर, कहता हूँ मैं फ़कीरों की खिदमत में सर बसर, अहवाल मेरा खूब तर है दिल लगा सुनो। यानी दास्तान सुनाने का तरीका हुआ करता है ना, यानी आज भी देखो आप स्टेज वगैरह प्रोग्राम होते हैं और किसी को स्टेज पर खड़ा कर दिया जाता है तो स्टेज वाला क्या बोलता है, आदरणीय गुरुजन, मेरे प्रिय अध्यापकों, मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपके सामने फलाना फलाना ढिमकाना बोलना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, तरीका होता है ना। तो गज़ल ये दास्तान सुनाने के पहले भी एक तरीका हुआ करता दास्तान सुनाने का। शाह बादशाह का अब माजरा सुनो, शाहो शाह बना दोस्तों बादशाह के लिए, शाह मतलब भी बादशाह होता है। तो बादशाह और माजरा सुनो, अब आगे का माजरा सुनो क्या होता है आगे, जो कुछ मैंने देखा है और सुना सुनो, जो कुछ मैंने देखा है और सुना है वो तुम्हें मैं आगे सुना रहा हूँ। कहता हूँ मैं फ़कीरों की खिदमत में सर बसर, और फ़कीरों की खिदमत में ये मैं पेश कर रहा हूँ क्योंकि फ़कीरों की दास्तान थी। अहवाल मेरा खूब तरह है दिल लगा सुनो, अहवाल कहते हैं हाल चाल को, अहवाल मेरा हाल चाल ठीक है और दिल लगा के सुनना जो भी मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक स्टार्टिंग के तौर पे 4 लाइन इसमें 4 मिसरे पेश किए गए हैं। अब आगे क्या होता है, यहाँ से आपके दास्तान तो बहुत लंबी है, यहाँ पर सिर्फ उसका किस्सा, एक छोटा सा किस्सा बयान किया गया है। क्या है, मेरे क़िबला गाह ने जब वफ़ात पाई और मैं उस तख्त पर बैठा, ऐन आलम शबाब का था और सारा ये मुल्क रोम का मेरे हुक्म में था। इत्तफ़ाक़न एक साल कोई सौदागर बदख्शां के मुल्क से आया और असबाब तिजारत का बहुत सा लाया। ठीक है, ये जो आया और लाया, ये जो था ना दोस्तों, यही कहलाती काफ़ियाबंदी। इस तरह से लिखा है ताकि पढ़ने वाले को क्या बना रहे, एडवेंचर्स का बना रहे कि इत्तफ़ाक़ एक साल कोई सौदागर बदख्शां के मुल्क से आया और असबाब तिजारत का बहुत सा लाया। खबरदार ने मेरी हुजूरी में ख़बर की, ऐसा बड़ा ताजिर आज तक शहर में नहीं आया, मैंने उसको तलब फरमाया। ठीक है, आया लाया फरमाया, ये कंटिन्यू काफ़ियाबंदी की है ताकि पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे। क्या कहते हैं, 4 फ़कीरों की दास्तान है, तो चारों फ़कीर अपने अपने बारे में बताते हैं कि देखो एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ। तो उनमें से एक फ़कीर फरमाता है, सक बादशाह जिसका नाम लिया गया शुरू में, वो फरमाता है कि मेरे क़िबला गाह ने जब वफ़ात पाई, क़िबला गाह कहते हैं वालिद, क़िबला गाह नहीं वालिद, मेरे वालिद ने, या यूँ समझ लीजिए जो प्रशासन का जो राजा होता है और बाद में उत्तराधिकारी बनता है इंसान, तो जो पहले राजा थे उन्होंने क्या पाई, वफ़ात पाई। जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं उस तख्त पर बैठा, तख्त पर बैठना यानी राजगद्दी पर बैठना। ऐन आलम शबाब का था, यानी मैं बिल्कुल जवानी की जो जवान था। सारा ये मुल्क रोम का मेरे हुक्म था, और रोम का जो पूरा मुल्क था ये मेरे हुक्म में था, यानी मेरे शासन के अधीन था। इत्तफ़ाक़ एक साल कोई सौदागर बदख्शां के मुल्क से आया, बदख्शां का जो देश था, मुल्क था, वहाँ से एक सौदागर आया, सौदागर कहते हैं व्यापारी को। ठीक है, एक सौदागर आया और असबाब तिजारत का बहुत सा लाया। तिजारत कहते हैं व्यापार को, असबाब कहते हैं साजो सामान को। तिजारत का सामान बहुत सारा लेकर आया, व्यापार का सामान लेकर आया। खबरदार ने मेरी हुजूरी में खबर की, खबरदार यानी जो उनको सूचना देने वाले हुआ करते थे, उन्होंने मेरे हुजूर में सूचना पहुंचाई कि ऐसा बड़ा ताजिर आज तक नहीं शहर में आया। कितना बड़ा व्यापारी आया है, उन्होंने बादशाह तक खबर पहुंचाई कि कितना बड़ा व्यापारी आया है, इतना बड़ा व्यापारी आज तक हमारे शहर में कभी भी नहीं आया। मैंने उसे तलब फरमाया यानी बुलाया, तलब फरमाने मतलब बुलाया कि ठीक इतना बड़ा ताजिर है तो हमारे महल में, हमारे दरबार में उसे पेश किया जाए। वो तोहफ़े हर एक मुल्क के लायक मेरी नज़र के ले आया, वो तोहफ़े हर एक मुल्क के लायक मेरी नज़र के ले आया। कौन? वो ताजिर। फिलवाक़े हर एक जिन्स बेबहा नज़र आई, चुनाचे एक डिबिया में एक लाल था। एक होता है दोस्तों लाल, ये लाम अलीफ और ये लाम,
इस लाल का मतलब तो है दोस्तों रेड, क्या है, रेड, ठीक है। और एक होता है दोस्तों लाल, ये है लाल। इस लाल का मतलब है हीरे मोती जिसे कहा जाता है ना, हीरे मोती याकूत वगैरह ये सब लाल कहलाते हैं। पत्थर को कहता है लाल। जो नगीने पत्थर वो होते हैं ना जो अंगूठियों में जड़े जाते हैं पत्थर, हरे रंग के, पीले रंग के, लाल रंग के, उन पत्थरों को क्या कहते हैं, लाल कहते हैं, ठीक है। ये लाल है और वो लाल होता है। तो क्या फरमाते हैं, वो तोहफे हर एक मुल्क के, यानी दूर दूर से देशों से क्या लेकर आया, तोहफे लेकर आया मेरे लिए, लायक मेरी नज़र के, यानी जो मुझे बहुत लायक लगे, मेरी पसंद के, क्या लेकर आया मेरे दरबार में। फिल वाक़ यानी उस वक्त, तत्कालीन जिसे कहा जाता है, हर एक जिन्स बेबहा नज़र आई। जिन्स यानी मुज़क्कर मुअन्नस, यानी हर मर्द औरत क्या क्या नज़र आया, बेबहा नज़र आया। चुनाचे एक डिबिया में एक लाल था। और जब सब तोहफे लेकर आया तो क्या डिबिया में क्या देखा, एक लाल देखा, एक पत्थर देखा। निहायत खुश रंग और आबदार, कदो कामत दुरुस्त और वज़न में 5 मिस्काल था। मिस्काल क्या है दोस्तों, वज़न है। मिस्काल किसका नाम है, अब आज के दौर में होता है 1 किलो, 2 किलो, 100 ग्राम, 300 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है। तो उस ज़माने में एक तौल हुआ करता, मिस्काल ज़रूरतिन यारा, ये अरबी में आपने सुना होगा, कुरान शरीफ में मिस्काल लफ्ज़ सुना होगा आपने। तो मिस्काल क्या है दोस्तों, एक वज़न का नाम है। किसका नाम है, वज़न का। 5 मिस्काल उसका क्या था, वज़न था। ये मिस कॉल वाला नहीं है, ठीक है, कॉल आउट गोइंग कॉल, इनकमिंग कॉल, मिस कॉल वाला कॉल नहीं है, ये है मिस्काल। क्या है, मिस्काल। मिस्काल यानी एक वज़न का नाम है। क्या देखा, एक लाल देखा जो बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा देखने में दिल लुभावना था, और 5 मिस्काल उसका क्या था, वज़न था। मैंने बावजूद सल्तनत के ऐसा जवाहर कभी न देखा, और ना किसू ने किसू से सुना था पसंद किया। ये किसू का मतलब क्या है, गलत नहीं है किसू, पुराने ज़माने में उर्दू ऐसी लिखी जाती थी, कभू किसू ये लिखा जाता था, और कभू यानी कभी हो गया, किसू का किसी हो गया। तो मैंने अपनी सल्तनत में इतने दिन शासन करने के बाद ऐसा हीरा, ऐसा जवाहर मैंने कभी भी नहीं देखा था, ऐसा लाल मैंने कभी भी नहीं देखा था, और मैंने इसको पसंद किया, यानी पसंद आया मुझे बहुत। सौदागर को बहुत सा इनाम इकराम दिया, और सनद राह दी की लिख कर दी कि उससे हमारी तमाम कलमरों में कोई मज़ाहम महसूल का ना हो, और जहाँ जावे उसको आराम से रखें। यानी राजा ने क्या किया, बादशाह ने क्या किया, ना सिर्फ वो हीरा पसंद किया, उसे रखा, बल्कि बहुत सा इनाम इकराम उसको दिया कि तुमने बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया है, इसके एवज़ में उसको बहुत सा क्या दिया, इनाम इकराम दिया, पैसा टका दिया। और उसके बाद उसको एक सनद राह, सनद का मतलब होता है पुराने ज़माने, आज के टाइम में भी अगर आप देखो कि इंसान एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है तो एक वीज़ा की ज़रूरत होती है। एक तो पासपोर्ट होता है, एक वीज़ा होता है, जितने दिन का वीज़ा होता है उतना ही वो दिन वहाँ रह पाता है, ठीक है। एक तो ये होता है, दूसरा वो जहाँ से चीज़ें ख़रीदता है, बेचता है, उनसे भी वह टैक्स लगा करता है ना, टैक्स उस आप आज भी लगता है। तो राजा ने, उस बादशाह ने ये इनाम इकराम देने के बाद एक सनद राह उसको लिख कर दी, एक गारंटी लेटर भी उसको लिख कर दिया कि ये अब मेरा क्या है, मेहमान है, और ये मेरे मुल्क में जहाँ भी चाहे क्या कर सकता है, ख़रीदारी, बेचदारी सब कुछ कर सकता है, अपना व्यापार कर सकता है, और इस इंसान से किसी तरह का कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाए, और ये जहाँ भी जाए इसको कोई महसूल ना लिया जाए, और इसको आराम से रखा जाए। वो ताजिर हुजूर में दरबार के वक्त हाजिर रहता, और आदाब सल्तनत से खूब वाकिफ़ था, और तकरीर खुश गोई उसकी सुनने के लायक थी, और मैं उस लाल को हर रोज़ जवाहर खाने से मंगवा कर सरे दरबार देखा करता। अब राजा क्या कह रहा है कि जब वो मुझे देकर चला गया तो बहुत ज़्यादा मुझे इतना वो पसंद आता कि मैं रोज़ दरबार के बीच में उस जवाहर खाने से, जहाँ पर हीरे मोती रखा करते थे, वहाँ से उसको मंगाता था उस लाल को, और रख कर बीच में रखता था, और दरबार में बीच में रख कर उसे देखा करता था, और बताता था देखो मेरे पास कितना खूबसूरत लाल है, कितना खूबसूरत मेरे पास पत्थर, और बड़ा क्या कहते हैं, एग्जाम फरमाता था, यानी थोड़ा बहुत यूँ कह लीजिए घमंड करता था, किसी चीज़ पर इतराना, कहते हैं इतराना, किसी चीज़ पर इतराने वाला उसका माहौल रहा करता था। एक रोज़ दीवाने आम के बैठा था, दीवाने आम,
मजलिस की आम बैठक में बैठा था। उमरा अरकान दौलत अपने पाए पर खड़े हुए थे और हर मुल्क के बादशाहों की एलची मुबारकबाद की हाजिर खातिर जो आए थे वो भी सब हाजिर थे। उस वक्त मैंने मुवाफ़िक़ुल मामूल उस लाल को मंगवाया। एक बार क्या हुआ, राजा का दरबार जब लगता था, बादशाह का दरबार जब रोज़ाना लगा करता था, तो उमरा और अरकान दौलत बहुत पैसे वाले लोग, उमरा अमीर की जमा है, उमरा यानी प्रधान जिसको कहते हैं, हेड जिसको कहते हैं, ठीक है। उमरा सब के सब क्या हुआ था, अपने पाए पर अपनी जगह जगह पर खड़े थे और हर मुल्क के बादशाहों के एलची वगैरह भी क्या थे, वहाँ पर खड़े थे। मुबारकबाद की खातिर जो आए थे, जो मुझे मुबारकबाद देने आए थे, कहाँ पर, दरबार में, वो सभी हाजिर थे, वो सब के सब वहाँ पर मौजूद थे। उस वक्त मैंने मुवाफ़िक़ुल मामूल, मुवाफ़िक या यूँ समझ लीजिए मुनासिब तौर पे, मामूल यानी रोज़ाना का तरीका, मामूल यानी रोज़ाना का तरीका जो आदमी कंटिन्यू करता रहता है उसे मामूल बना लेता है। तो मुवाफ़िक़ुल मामूल यानी डेली का मेरा जो तरीका था, मैं रोज़ दरबार में उस लाल को मंगवाया करता था, उसी तरह मैंने उस दिन भी वो दरबार में लाल मंगवाया। जवार खाने का दारोगा उसे ले आया, दारोगा सिपाही कह लीजिए, दारोगा उसे ले आया। मैं हाथ में लेकर तारीफ़ करने लगा और फिरंग के एलची को दिया। फिरंग कहते हैं विदेशी, अंग्रेजी है ना, अंग्रेज़ों को फिरंग कहा जाता है। विदेशी फिरंग के एलची को दिया। उसने देखकर तबस्सुम किया और ज़माना साजी से सिफत की, उसने भी कहा बहुत ही खूब, बहुत ही शानदार। उसने भी बहुत उसकी तारीफ़ों में उसकी बड़ाई बहुत की। इस तरह हाथों हाथ हर एक ने लिया और देखा और एक ज़बान होकर बोले कि क़िबला आलम के इक़बाल के पास ये मैसर हुआ। वालाना किसी बादशाह के हाथों आज तक ऐसा रकम बेबहा नहीं लगा। अब सब ने एक ज़बान होकर, इन सब ने एक साथ मिलजुल कर कहा कि बादशाह की तारीफ़ क्या की जाए, बादशाह बहुत आलीशान इंसान है, बहुत अज़मत वाले इंसान है, और ये हीरा अगर आपके हाथ में है तो बिल्कुल आप ही इसके लायक हैं, आप ही इसके लायक हैं। आपके पास तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी, इतनी कीमती चीज़ होनी चाहिए थी। हमने आज तक किसी बादशाह के पास इतना कीमती जवाहर नहीं देखा। सब ने उनकी बादशाह को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं खुशामद। क्या कहते हैं, खुशामद। अपनी काम निकलवाने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए किसी को ऊंचा चढ़ा देना, ये कहलाता है खुशामद। तो सभी चूँकि दरबारी थे, सभी ये करते हैं, हाँ साहब आप तो बहुत आला इंसान हैं, आप तो बहुत ऊंचे दर्जे के इंसान हैं, सभी ने राजा को ज़्यादा चढ़ा दिया है। उस वक्त मेरे क़िबला गाह का वज़ीर कि मर्द नादा था और उसी खिदमत पर सरफराज था, वजारत की चौकी पर खड़ा था, आदाब बजा लाया और इल्तमास किया कि कुछ अर्ज़ किया चाहता हूँ अगर जा बख्शी हो। अब जो बादशाह का कौन है, क़िबला गाह का वज़ीर कौन था, वज़ीर जो था, प्रधानमंत्री जो था, उसने फरमाया कि साहब कुछ कहना चाहता हूँ, अगर जान बख्शी हो। जान बख्शी का मतलब अगर मेरी जान बख्श दी जाए। पहले आप वादा कीजिए कि मैं जो बोलूँगा, मैं जो बात कहूँगा, उससे आप नाराज़ नहीं होंगे और मेरा सर कलम करने का ऑर्डर नहीं देंगे। अगर आप मेरी जान बख्शते हो तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने हुक्म किया कि कह। वो बोला, क़िबला आलम आप बादशाह हैं और बादशाहों से बहुत बाईद हैं कि पत्थर की इतनी तारीफ़ करें। अब क्या बोला कि बादशाह, आप बादशाह हैं, आप एक सुल्तान हैं, पूरे इतना बड़ा साम्राज्य है, आप एक हुकूमत के मालिक हैं और आप एक सिर्फ पत्थर की तारीफ़ कर रहे हैं कि मेरे पास इतना बड़ा पत्थर है। तो ये एक बादशाहों की ख़िलाफ़ है, बादशाहों की निस्बत से ख़िलाफ़ है, उनके तरीके के ख़िलाफ़ है कि एक बादशाह का होना और बादशाह के एक छोटे से पत्थर की, एक लोकल से पत्थर की इतनी तारीफ़ करना, ये मुनासिब चीज़ नहीं है, बादशाहों की फितरत के ख़िलाफ़ बात है। अगरचे रंग ढंग संग में लासानी है। लासानी कहता है जिसकी कोई मिसाल ना हो, यानी यूँ समझ लीजिए अद्भुत। क्या है, यानी इसका रंग, इसका ढंग, इसका संग। और रंग ढंग से आप समझ गए, रंग यानी कलर, ढंग यानी उसका पैटर्न, तो उसका तरीका, और संग तो पत्थर को ही कहा जाता है, लेकिन संग है।
अगरचे रंग ढंग संग में लासानी है, लेकिन संग है उस दम सब मुल्कों के एलची दरबार में हाजिर हैं। सब जब अपने अपने शहर में जावेंगे, अलबत्ता ये नकल करेंगे कि अजब बादशाह है, अजब बादशाह है कि एक लाल कहीं से पाया है, उसे ऐसा तोहफा बनाया है कि हर रोज़ रूबरू मंगवाता है और आप उसकी तारीफ कर कर सबको दिखाता है। बस जो बादशाह या राजा ये अहवाल सुनेगा, अपनी मजलिस में हंसेगा। खुदावंद एक अदना सौदागर ने सौदागर नीसापुर में है, उसने 12 दाने लाल के हर एक 7-7 मिसकाल का है, पट्टे में नस्ब करके कुत्ते के गले में डाल दिए हैं। मुझे सुनते ही गुस्सा चढ़ आया और खिसियाने होकर फरमाया कि वज़ीर की गर्दन मारो। अब वज़ीर ने क्या कहा कि बादशाह, आप एक सुल्तान हैं, इतने बड़े बादशाह हैं, एक मुल्क की हुकूमत है आपके हाथ में, एक छोटे से पत्थर की तारीफ़ करना आपकी शान के ख़िलाफ़ है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे कई सारे मुल्कों के एलसी हैं और सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सोचिए, आप एक छोटे से पत्थर की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, पत्थर को बीच में मंगा रहे हैं, एक लाल को मंगा कर तारीफ़ की जा रही है। जब ये अपने अपने मुल्क में जाएंगे, अपने अपने बादशाहों से क्या कहेंगे कि अजब बादशाह है। क्या कहेंगे? अजब बादशाह, अजीब सा बादशाह है, एक छोटे से पत्थर को रोज़ मंगाता है और ख़ुद उसकी बहुत तारीफ़ करता है। हमने तो ऐसा पागल राजा कहीं नहीं देखा, हमने तो ऐसा बेवकूफ़ बादशाह कहीं नहीं देखा। सब जाएंगे तो आपकी कितनी इंसल्ट होगी। ये बात उसने समझाने की कोशिश की। और बाद में ये भी फरमाया कि एक नीसापुर में तो एक दूसरा बादशाह है, उसके पास क्या है, उसने 12 दाने, कितने? 12 दाने लाल के हैं। तेरे पास तो सिर्फ एक है, उसके पास तो कितने हैं? 12 दाने हैं। कहा तू एक पर इतना तकब्बुर कर रहा है, एक पर इतना घमंड से मर रहा है, उसके पास तो 12 दाने हैं। और उसके बाद ये भी कहा कि 12 दाने, तेरे पास एक है जो भी सिर्फ 5 मिसकाल का है, यानी समझ लिए 5 ग्राम का है। मिसकाल का वजन मुझे नहीं पता सीरियसली, तो एक है जो 5 मिसकाल का है, उसका वजन 5, उसके पास एक दाना है, वो भी 7-7 मिसकाल का है। एक तो वजन में ज़्यादा, तेरे पास 5 मिसकाल का, उसके पास 7 मिसकाल का, फिर तेरे पास एक, उसके पास कितने हैं? 12 है। और तू एक पर इतनी तारीफ़ किया करता है। और उसने क्या किया है, उसने पट्टे में नस्ब करके, यानी पट्टे में नस्ब करके जड़ के कुत्ते के गले में डाल दिया है, कुत्ते गले में डाल दिया है। और तू ही जा बजा यूं ही के तारीफ़ों में पड़ा है, एक की तारीफ़ में तू ऐसे ही लगा पड़ा है। ये बात सुनते ही क्या हुआ, राजा को बहुत गुस्सा आया, बादशाह को बहुत गुस्सा आया और कहा कि खिसियाने होकर, यानी बिल्कुल झुंझला कर, यानी शर्मिंदा होकर झुंझला कर गुस्से में आकर कहा कि वज़ीर की गर्दन मारो, यानी वज़ीर की गर्दन उड़ा दी जाए। आगे देखिए दोस्तों, जल्लादों ने वो ही है, क्या है, वो ही, ये वाव है, वो ही उसका हाथ पकड़ लिया और चाहा कि बाहर ले जावें। जल्लादों ने हाथ पकड़ा, काहे के लिए? सर कलम करने के लिए। फिरंग के बादशाह का एलची, फिरंग कहते हैं विदेशी, अंग्रेज़ों का बादशाह, उसका एलची ने सफ़ीर, जो सफ़ीर था, दस्त बदस्ता रूबरू आकर खड़ा हो गया, बिल्कुल सामने आकर क्या हो गया, खड़ा हो गया। मैंने पूछा कि तेरा क्या मतलब है, तुम सामने क्यों खड़े हो? उसने अर्ज़ की, उम्मीदवार हूँ कि तक़सीर से वज़ीर की वाकिफ़ हूँ। तक़सीर कहते हैं, तक़सीर बनाए कसूर से, तक़सीर बनाए कसूर, गलती से। उम्मीदवार हूँ, मैं जानता हूँ, वाकिफ़ हूँ इस बात से कि जो वज़ीर ने क्या की है, गलती की है, उस बात को मैं जानता हूँ। मैंने फरमाया, झूठ बोलने वाले से और बड़ा गुनाह कौन सा है, खुसूसन बादशाह के रूबरू? उसने कहा कि उसका दरोग साबित नहीं हुआ। दरोग कहते हैं झूठ को, दरोग कहते हैं झूठ को, शायद जो कुछ की अर्ज़ की है सच हो। अब बादशाह कहता है कि झूठ बोलने वाले की सज़ा और क्या हो सकती है? झूठ बोलने से बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? बेशक झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, इस्लाम में झूठ बोलना हराम है, झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। और वो भी बादशाह के सामने झूठ बोले तो बेशक उसकी सज़ा बनती है।
तो उस बंदे ने, उस एलची ने कहा कि इसका दरोग अभी साबित नहीं हुआ है, अभी झूठ साबित नहीं हुआ कि इसने जो कुछ बोला झूठ ही है। शायद हो सकता है जो इसने बोला, जो इसने अर्ज़ किया है, सच भी हो सकता है। अभी बेगुनाह का कत्ल करना दुरुस्त नहीं, यानी मुनासिब नहीं है, सही नहीं है, किसी बेगुनाह का कत्ल करना सही नहीं है। उसका मैंने ये जवाब दिया कि हरगिज़ अक़ल में नहीं आता एक ताजिर के नफ़ा के वास्ते शहर ब शहर और मुल्क ख़राब होता फिरता है और कोड़ी कोड़ी जमा करता है 12 दाने लाल के जो वज़न में 7 मिसकाल के हों। अब बादशाह कहता है ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि जो कुछ इसने कहा सच है, लेकिन ये बात जहन में नहीं आती, ये बात अक्ल में नहीं आती। ये कैसे मान लिया जाए कि एक ताजिर है और 7 मिसकाल के उन दानों को, उस लाल को इकट्ठा करे, वही 12 दाने कोड़ी कोड़ी जमा करता है 12 दाने के, और जो वज़न में हो 7 मिसकाल के हों। और कुत्ते के पट्टे में लगा दे। चलिए, मैं एक पर इतना इतराता हूँ, एक पर इतना तकब्बुर करता हूँ, घमंड करता हूँ, और वो तो 7 12 दाने हैं, 12 लाल हैं, और सबका वजन 7 मिसकाल का है, और कुत्ते के पट्टे में लगा दे। ये बात अकल में नहीं आती, ये बात मानने लायक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका सरकलम होना चाहिए। उसने कहा, खुदा की कुदरत से ताज्जुब नहीं, शायद के बाशिद ऐसे तोहफे अक्सर सौदागरों और फ़कीरों के हाथ आते हैं, उस वास्ते कि ये दोनों हर एक मुल्क में जाते हैं और जहाँ से जो कुछ पाते हैं ले आते हैं। अब उसने बात को काटते हुए कहा कि हाँ, खुदा की कुदरत से ताज्जुब नहीं है, खुदा की कुदरत कुछ भी कर सकती है। और जाहिर सी बात है, ये जो ताजिर हुआ करते हैं, ये जो व्यापारी हुआ करते हैं, ये एक देश से दूसरे देश, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, अपनी तिजारत के लिए जाते रहते हैं, और जहाँ पर इनको कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है तो ये ले आते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपके पास एक है, उसके पास अगर 12 है तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या दुनिया में 12 लाल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, कॉमन बात है, इतना ज़्यादा हैरत वाली बात नहीं है। सलाह दौलत ये कि अगर वज़ीर ऐसा ही तक़सीरवार है तो हुक्म क़ैद का हो, इसलिए कि वज़ीर बादशाह की अक़ल होते हैं, और ये हरकत सलातीनों से बदनुमा है कि ऐसी बात पर कि झूठ सच उसका साबित भी नहीं हुआ, हुक्म कत्ल फरमाएँ और उसकी तमाम उम्र की खिदमत और नमक हलाली भूल जाएं। फिर वो एलची क्या फरमाता है? एलची कहता है, सलाह दौलत अगर तक़सीरवार है, अगर आपको लगता है कि गुनहगार है, तो हुक्म किसका होना चाहिए? क़ैद का होना चाहिए, कि इसको कैद कर देना चाहिए। लेकिन सर कलम करने का हुक्म देना ये बिल्कुल गलत है, सलातीनों से बदनुमा है। सलातीन जमा है सुल्तान की, सलातीन जमा है सुल्तान की, सुल्तान ने बादशाह की फितरत से क्या है? बदनुमा है, बुरी चीज़ है। और वो भी तब जब उसका झूठ साबित भी नहीं हुआ है, कि इसने जो बात बोली है वह झूठ है, ये बात साबित भी अभी नहीं हुई है, और आप हुक्म कत्ल का फरमाएं, ये बात बिल्कुल आपकी फितरत के नाकाबिल है, बिल्कुल क्या है? दुरुस्त नहीं है। और उसके बाद आप उसकी तमाम उम्र की नमक हलाली भूल जाएं, क्योंकि वज़ीर क्या होते हैं? बादशाह के अक्ल होते हैं। ये बात आपको ही पता होगा, आपने किस्सों में, कहानियों में, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि बादशाह अकबर था, उसके 9 मंत्री थे, 9 रत्न थे, है ना, बादशाह के पास बीरबल था। तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों? वज़ीर अक्ल होते हैं बादशाह के। बादशाह कभी भी ख़ुद कोई फ़ैसला नहीं लेता है, बल्कि उसको वज़ीर ही फ़ैसला, कोई राय मशवरा दिया करते हैं। और ये बात अगर आज के दौर में देखी जाए तो आप कैबिनेट के मंत्री जानते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप इसके बारे में समझते हैं, तो एक प्रधानमंत्री होता है और एक कैबिनेट होती है। क्या होती है? कैबिनेट होती है। कैबिनेट के मंत्री होते हैं जो क्या करते हैं? बड़े मंत्री को, यानी प्रधानमंत्री को एक सलाह मशवरा देते हैं कि आप काम ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, इस तरफ ऐसे इक़दाम कीजिए, हम ऐसे समाज को सुचारू रूप से चला सकते हैं, देश को इस तरफ बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है, हमें ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे काम से रोका जाना चाहिए। तो यही चीज़ वज़ीरों में हुआ करती है। तो वज़ीर अक्ल होते हैं, वज़ीर बादशाह क्या होते हैं? अक्ल होते हैं, और अक्ल को इस तरह मार देना क्या है? बिल्कुल गलत है। ये बात उसने पक्ष लिया उसका, किसका? उस वज़ीर का, जो कि बादशाह का वज़ीर था। बादशाह सलामत। अगले शहर
अगले शहरियार बादशाह को ही कहते हैं, ठीक है। अगले शहरियारों ने बंदी खाना उसी सबब ईजाद किया है। सबब कहते हैं वजह को, सबब कहते हैं दोस्तों वजह को। ईजाद किया है, ईजाद नहीं, ईजाद यानी आविष्कार, ईजाद यानी आविष्कार। कि अगले शहरियारों ने, दूसरे बादशाहों ने जो बंदी खाना बनाया है, किस लिए बनाया है? कैद खाना बनाया, किस लिए बनाया है? इसलिए बनाया है कि उसे कैद किया जा सके, ना कि इसलिए कि उसके हाथों फांसी पे चढ़ा दिया जाए। कि बादशाह या सरदार अगर किसी पर गज़ब हो यानी गुस्सा हो, तो उसे कैद करें। क्या कर दें? कैद कर दें। कई दिन में गुस्सा जाता रहेगा और बेतकसीरी उसकी ज़ाहिर होगी। बादशाह खून नाहक से महफूज रहेंगे, रोज़े क़यामत में माखूज़ ना होंगे। माखूज़ होना यानी पकड़ लिया जाना। रोज़े क़यामत यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने उनकी पकड़ नहीं होगी। वो किस रहेंगे? खून नाहक से महफूज रहेंगे। ऐसा खून जो नाहक किया गया है उससे महफूज रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। क्यों कैद खाना इसलिए बनवाया गया है कि जब भी राजा को, जब भी बादशाह को किसी पर गुस्सा आए, गज़ब आए, तो क्या कर दे? उसे कैद कर दें। उसे मारे नहीं, उसे कत्ल ना करे। और कुछ दिनों बाद क्या होगा? गुस्सा ठंडा हो जाएगा और कुछ दिनों बाद उसकी तकसीरी भी क्या हो जाएगी? उसका कसूर भी सामने आ जाएगा। अगर कसूर साबित हो जाता है कि हाँ वो सचमुच झूठ बोल रहा था, सचमुच वो गलती पर था, तब तो उसका सर कलम करना या उसे सज़ा देना क्या है? वाजिब है। और अगर मान लीजिए गुस्से में उसे को फांसी दे दी जाए, गुस्से में उसका कत्ल कर दिया जाए और बाद में जाकर पता चले कि उसने जो बात कही थी वो क्या थी? सच थी, इसका मतलब बादशाह क्या हो जाएगा? गुनहगार हो जाएगा और कल क़यामत के दिन क्या हो जाएगा? उसकी पकड़ कर ली जाएगी। कल क़यामत के दिन बादशाह की पकड़ कर ली जाएगी कि उसने क्या किया है? नाहक किसी का कत्ल किया है। और हदीस मुबारक है कि जिसने किसी का नाहक कत्ल किया, गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। हदीस है ना। आगे देखिए, मैंने जितना उसके कायल करने को चाहा, उसने ऐसी माकूल गुफ्तगू की कि मुझे लाजवाब किया। लाजवाब, ला मतलब होता है नहीं, लाजवाब यानी नहीं जवाब। यानी उस बंदे ने, उस शख्स ने, उस एलची ने इस तरह से मुझसे गुफ्तगू की, बातचीत की कि मैं लाजवाब हो गया। यानी मेरे पास कोई जवाब ही नहीं बचा उसे और आगे देने के लिए, मैं चुप हो गया। तब मैंने ही कहा कि खैर तेरा कहना पजीरा हुआ। मैं खून से उसकी गर्द गुजरा, लेकिन खून से उसके दर गुजरा, लेकिन जिंदा में मुक़य्यद रहेगा। जिंदा कहते हैं कैद खाने को, जिंदा कहते हैं कैद खाने को, मुक़य्यद यानी कैद रहेगा। जिंदा में क्या रहेगा? कैद रहेगा। कैद खाने में कैद रहेगा। इस बात से मैं नहीं हटूंगा। हालांकि अलग बात है, मैं उसका खून नहीं करूंगा, मैं उसे कत्ल नहीं करूंगा, पर कैद में ज़रूर डालूंगा। अगर 1 साल के अरसे में उसका सुखन रास्त हुआ नहीं, पता चल गया, अगर 1 साल के अंदर अंदर उसका गुनाह पता चल गया तो कि ऐसे लाल कुत्ते के गले में है, तो उसकी निजात होगी, और नहीं तो बड़े अजाब से मारा जाएगा। बड़े अजाब से मारा जाएगा। बहुत गुस्से की हालत में, बहुत ख़तरनाक तरीके से उसका सर कलम किया जाएगा। बहुत ही बुरी हालत में उसको क्या किया जाएगा? मार दिया जाएगा। अगर 1 साल में उसकी बेगुनाही साबित हो जाती है तब तो उसे छोड़ दिया जाएगा, और 1 साल के अंदर अगर उसकी बेगुनाही साबित नहीं हो पाती है तो क्या होगा? उसे सज़ा मिलनी वाजिब हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी चैप्टर था और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। बहुत तवील दास्तान है, आप पूरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। लेकिन आपके चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, इसलिए के सामने आपको बयान किया है। छोटे छोटे सवालात बन सकते हैं, बेहतर ये है आप इसके अल्फाज मानी को ज़्यादा मजबूती से याद करें। चैप्टर के बाद आपकी किताब में इसके अल्फाज मानी लिखे हैं। अगर आप अल्फाज मानी ढंग से याद कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इजीली इस चैप्टर को कर पाएंगे। ठीक है। मिसकाल कहते हैं दोस्तों, मिसकाल 4.5 माशे का होता है। 4.5 माशा जो कि एक सुन्नत तरीका है। एक चांदी की एक अंगूठी इंसान पहन सकता है 4.5 माशा की। इससे ज़्यादा मुसलमान मर्द पर कोई भी जेवरात वगैरह पहनना उस पर मना है। वो सिर्फ एक चांदी की अंगूठी पहन सकता है, वो भी सिर्फ 4.5 माशे की, जिसे मिसकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसकाल कहा जाता है।
ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, एक वज़न का नाप है। इस तरह छोटे छोटे जो लफ्ज़ हैं दूसरे ज़बानों के, अरबी फ़ारसी के, वो आपके समझ में नहीं आएंगे, तो बेहतर है आप उनको पीछे लिखे हुए अल्फाज मानी से अच्छी तरह याद करें, ताकि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएँ। मेरे समझाने में, आपके समझने में कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल ज़रूर करें, ताकि मैं आपको इसका जवाब दे सकूं। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त क्लास के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।